नमस्कार। संसद टीवी के खास कार्यक्रम नेचर कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी रिहाइशगाह बाघों के साथ साझा करती है। करीब 1.5 दशक पहले भोपाल के रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाघ भोपाल आए थे। यहाँ उन्हें शहर के बाहरी जंगलों में खाना पानी समेत जीने लायक तमाम सुविधाजनक माहौल मिला और वो यहीं बस कर रह गए। समय के साथ उनकी आबादी बढ़ी और शहर से लगे दूसरे जंगली इलाकों में वो बसने लगे। इस दौरान खाने की तलाश में वो जब तब शहर में भी दाखिल हो जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक उनका इंसानों के साथ कोई टकराव नहीं हुआ। दरअसल समय के साथ यहाँ बाघ और इंसानों के बीच एक अनकहा सामंजस्यपूर्ण संबंध बन चुका है, जिसमें दोनों एक दूसरे को जीने की आज़ादी देते हैं। भोपाल में बाघ और इंसानों के बीच बने इस समन्वय को बाघ प्रबंधन एक मिसाल के तौर पर देख रहा है, जहां बाघ और इंसान बिना किसी संघर्ष के एक दूसरे के साथ अपनी रिहाइशगाह बांट कर जी रहे हैं। आज इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के एडीजी डॉक्टर एसपी यादव और मध्य प्रदेश के पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ असीम श्रीवास्तव जी, जो सीधे भोपाल से जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत के पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। भोपाल, यह नाम जहन में आते ही हरे भरे पहाड़ और नीली झीलों वाले एक खूबसूरत शहर की तस्वीर हमारी आंखों के सामने आती है। लेकिन भोपाल की खासियत केवल यह झील और पहाड़ ही नहीं, बल्कि इससे आगे भी बहुत कुछ है, क्योंकि यह शहर केवल इंसानी आबादी को ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में बाघों को भी आसरा देता है। जी हाँ, भोपाल शहर के कुछ इलाके और उससे लगे जंगल कई बाघों की टेरिटरी हैं। भोपाल की दक्षिणी क्षेत्र कलियासोत केरवा से लेकर बाहर सीहोर, रायसेन के वन्य क्षेत्र और रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर की मौजूदगी है। यहाँ लगातार बाघों का मूवमेंट रहता है और वो यहाँ शिकार भी करते हैं। इंसानी आबादी के बीच टाइगरों के इस व्यवहार को लेकर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और वन विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं। भोपाल वनमंडल के अंतर्गत यानी भोपाल जिले के अंतर्गत 22 टाइगर हैं जो इसके आसपास घूमते रहते हैं। इसमें से 13 बच्चे हैं, जिसमें सब एडल्ट और एडल्ट हैं, और 9 एडल्ट टाइगर्स हैं। और इनका काफी फ्रीक्वेंट मूवमेंट देखने में आ रहा है केरवा कलियासोत के क्षेत्र में और समरधा के क्षेत्र में। भोपाल के जंगल हमेशा से ही बाघों की रिहाइशगाह रही है। आजादी से पहले नवाबों और अंग्रेजों ने भोपाल में बहुत शिकार खेला। आजादी के बाद जैसे जैसे शहर की आबादी बढ़ी, वैसे वैसे बाघ कम होने लगे। एक समय आया जब यहाँ से बाघ पूरी तरह विलुप्त हो गए, लेकिन करीब 1.5 दशक पहले भोपाल से लगती रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाघ भोपाल आए और उन्होंने अपने ऐतिहासिक घर पर दोबारा दावा किया। शुरुआत में वो शहर से लगे जंगलों में बसे और फिर धीरे धीरे शहर जंगल की ओर बढ़ा और जंगली जानवर शहर में आए। आज स्थिति यह है कि टाइगर इन कॉलोनियों में आते जाते रहते हैं, लेकिन यह एक सुखद आश्चर्य है कि बीते 15 साल में एक भी दुर्घटना नहीं घटी जिसमें टाइगर ने किसी इंसान पर हमला किया हो। भोपाल में जो टाइगर्स हैं उनका व्यवहार में, चूंकि ये 4थी जनरेशन चल रही है, तो उन्होंने एक अडेप्टेबिलिटी उनमें जो है, जो उन्होंने अपना व्यवहार को परिवर्तन किया है कि वह इंसान या जो भी ह्यूमन बीइंग मूव करते हैं आसपास उनके, उनसे अपने आप को छुपा लेते हैं। टाइगर का यह व्यवहार काफी आश्चर्यजनक है। वो यहाँ अपने प्राकृतिक हिंसक व्यवहार के उलट संयम का परिचय देते दिखते हैं। भोपाल के बाघों ने समय के साथ सहनशीलता विकसित की है। वे इंसान को देखकर आक्रामक नहीं होते।
दूसरी ओर इंसान भी बाघों को अब अपने परिवेश का हिस्सा मानने लगा है। लोग इतने जागरूक हैं कि बाघ को सामने देख उसे उकसाते नहीं बल्कि उसके रास्ते से अलग हो जाते हैं। लेकिन इंसान और बाघ के बीच का यह संबंध एक नाजुक संतुलन पर टिका है, जिसे बनाए रखने और चलाने की जिम्मेदारी बाघ से ज्यादा इंसान की है। तो आपने देखा कि रातापानी के बाघ किस तरह से भोपाल को अपनी रिहाइशगाह बनाए हुए हैं। हमारे साथ एसपी यादव सर हैं। सर, आप लगातार टाइगर से जुड़े मामला देश और विदेश में देख रहे हैं। देश के तमाम हिस्सों में अगर मैं बात करूं तो टाइगर का मूवमेंट कई शहरों के आसपास देखा गया है, लेकिन बाघ प्रबंधन के लिहाज से आप किस नज़रिए से भोपाल के बाघ को आप देखते हैं? जहाँ तक टाइगर्स की बात है तो मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हम पूरे विश्व में सबसे बड़े टाइगर की संख्या वाले देश हैं। जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसकी 75% से अधिक पॉपुलेशन टाइगर की हमारे देश में पाई जाती है और कुल 13 देशों में टाइगर पाया जाता है। जहाँ तक ये अर्बन टाइगर्स की बात है, ये एक बड़ा एक यूनिक एक एग्जाम्पल है जहाँ पे भोपाल के पास जो जंगल का क्षेत्र है वो रातापानी से कनेक्टेड है। टाइगर के रहने के लिए उसे पानी चाहिए, उसे प्रीवेस चाहिए, उसे एक हैबिटाट और शेल्टर चाहिए और एक कनेक्टिविटी चाहिए। और ये सारी सुविधाएं जो बाघ के एक आइडियल हैबिटाट के लिए होती है वो कलियासोत और केरवा डैम के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे है। और चूँकि कनेक्टिविटी ही रातापानी से, इसलिए वहाँ पे वो एक कोएग्जिस्टेंस की स्थिति है। लेकिन बाघ टाइगर एक कार्निवोर है, यानी अब ह्यूमन बीइंग के साथ उसकी कोएग्जिस्टेंस की कल्पना उचित नहीं होती। को अकरेंस हो सकता है, लेकिन ये एक सिचुएशन, ये हमेशा ऐसी सिचुएशन बनी रहे, ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। जैसे जितने सेंसिटिव क्षेत्र हैं उसमें फेंसिंग की गई है। इसमें मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है, जिसमें 24/7 इसमें थर्मल इमेजिंग कैमरे के माध्यम से रात को, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कहते हैं उसे, और इंफ्रारेड कैमरे के माध्यम से दिन में इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। और जब भी बाघ अपने जंगल के क्षेत्र से बाहर आबादी में आते हैं तो एक अलर्ट सिस्टम जनरेट होता है, SMS के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से। जो वहाँ पे एक अमला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, रैपिड रिस्पांस टीम है, उसको इत्तला दी जाती है और वो फिर बाघों की मॉनिटरिंग करते हैं। असीम श्रीवास्तव सर, मैं आपके पास आऊँगा कि जैसा कि आप मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट के प्रमुख हैं, कैसे संभव हो पा रहा है वहाँ पर ये? देखिए, जैसा कि अभी मेरे से पहले श्री आलोक पाठक जो कि अभी वर्तमान में DFO भोपाल है, और डॉक्टर SP यादव जो अभी मेंबर सेक्रेटरी NTCA हैं, उन्होंने इस बारे में प्रकाश डाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भोपाल का लोकेशन एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ के टाइगर के एग्जिस्टेंस के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है इस समय पूरे देश में। और एक महत्वपूर्ण बात हमारे को नोटिस करने को ये मिली है कि हमारे जितने भी टाइगर सूटेबल हैबिटेट्स हैं वहाँ सभी में टाइगर पॉपुलेशन पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रही है। तो ये एक अच्छे प्रबंधन का परिणाम तो है ही, खास इसका एक जो ह्यूमन एस्पेक्ट है, जिसके कारण कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि लोग थोड़े से आक्रोशित हो जाते हैं, तो वो भोपाल में अभी तक वो देखने नहीं आई। भोपाल का एक मुख्य जो वो है प्लस पॉइंट वो ये है कि ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट एक तरफ से रायसेन, एक तरफ से सीहोर और एक तरफ से देवास वन मंडल से आसपास से घिरा हुआ है। इन सभी वन मंडलों में बहुत अच्छे वन क्षेत्र हैं और रातापानी अब एक टाइगर सोर्स पॉपुलेशन के रूप में काम कर रही है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हमें पिछले कुछ सालों के प्रबंधन से पता चली है कि कुछ टाइग्रेस, खासकर एक पर्टिकुलर टाइग्रेस है जो केरवा क्षेत्र में ब्रीडिंग करती है और उसके बच्चे बड़े होने के बाद इस एरिया को छोड़ के चले जाते हैं, और वो टाइग्रेस अभी लगातार इस क्षेत्र में तीसरी बार उसने ब्रीड किया है। तो ना केवल ये ट्रांजिएंट टाइगर्स के लिए एक अच्छा एरिया सिद्ध हो रहा है भोपाल, बल्कि ये ब्रीडिंग पॉपुलेशन भी बनती जा रही है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जहां तक के ह्यूमन टाइगर इंटरेक्शन की बात है, तो भोपाल के टाइगर्स के संबंध में जो अध्ययन अभी हो रहे हैं उनसे एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आई है कि दोनों ही टेम्पोरल सेपरेशन में एरिया को यूज करते हैं। इसका मतलब है कि दिन के समय ज्यादातर मानव उस क्षेत्र का उपयोग करता है
और रात के समय जब मानव गतिविधियां कम हो जाती हैं तो बाघ और अन्य सह परभक्षी हैं, जिसमें कि लेपर्ड है, इवन भालू भी है, ये सब उस एरिया को अलग अलग समय में उपयोग करते हैं, जिस समय मानव गतिविधियां उस क्षेत्र में कम होती है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल मेरे ख्याल से उनके कोएग्जिस्टेंस के लिए एक बड़ा अच्छा पॉइंट सिद्ध हो रहा है कि वो उन्होंने टाइगर ने भी अपनी समझदारी दिखाई है कि वो ऐसे समय में उस एरिया का उपयोग कर रहे हैं जब मानव गतिविधियां वहां न्यूनतम हो जाती बिल्कुल, मतलब एक दूसरे का सम्मान दोनों करते हैं, अपने आप में एक ये विचित्र बात है। यादव सर, आपके अनुभव को अगर देखें, आपको लगभग 4 दशक का अनुभव रहा है एक क्षेत्र में, इस अनुभव का और इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? नहीं, देखिए आज के डेट पे टाइगर की संख्या बढ़ रही है तो खुशी की बात है, लेकिन द बिगेस्ट चैलेंज यदि हम कहें, बड़ी जो सबसे बड़ी चुनौती है प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजर्स या प्रबंधन के लिए, वो ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट है। और हमारे देश में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ पे ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे विदर्भ के क्षेत्र में हो गया, उत्तराखंड हो गया, या मध्य प्रदेश के ये हम बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है उसके आसपास का क्षेत्र ले लें, या उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास का क्षेत्र है। तो ये जो ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एक रैपिड रिस्पांस टीम्स, एक तो टाइगर के मॉनिटरिंग, रैपिड रिस्पांस टीम्स और एडिक्वेट कंपनसेशन और टाइमली कंपनसेशन। जैसे भोपाल में भी आई एम श्योर कि वहाँ पे कैटल किल, यानी इंसान पे अटैक नहीं हुआ, लेकिन जो फेरल कैटल हैं, जो आवारा पशु हैं, उनका डेफिनेटली उनको ये किल कर रहे होंगे टाइगर। और यदि किसी पालतू जानवर को किल करते हैं तो इसमें अक्सर ये देखा गया कि रिटेलिएटरी किलिंग होती है, यानी यदि मान लीजिए किसी किसान और इसके पशु को यदि टाइगर ने खा लिया तो उसको पॉइजन करके वो टाइगर के जान जाने का खतरा होता है। तो ऐसे वक्त पे जो सरकारी नियम के अनुसार एडिक्वेट कंपनसेशन, यानी उसकी भरपाई है जो नुकसान की, वो सरकार को करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे यहाँ पे असीम श्रीवास्तव जी ने बताया कि वहाँ पे टाइगर बच्चे भी दे रहे हैं, टाइग्रेस एक बच्चे भी दे रही है। बच्चे क्या होते हैं कि मदर के साथ वो 2 से 3 साल तक रहते हैं। जो हंटिंग स्किल्स है, जंगल में सर्वाइवल का स्किल है, ये सब मदर सिखाती है उनको। और जब ये टाइगर एक सॉलिटरी एनिमल है, अर्थात ये अकेले रहता है, बच्चे मदर के साथ रहते हैं 2 से 3 साल, लेकिन जैसे ही जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये टाइगर टेरिटोरियल एनिमल है। अपनी टेरिटरी स्थापित करने के लिए या तो जो मौजूद टाइगर हैं उनसे ये संघर्ष करते हैं, या फिर वो एक अलग, जिसके लिए कॉरिडोर कहते हैं, कॉरिडोर कनेक्टिविटी यदि है तो वो डिस्पर्स होकर अपनी टेरिटरी स्थापित करते हैं। तो ऐसे समय पर इनकी मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक हो जाती है। मॉनिटरिंग के तरह तरह के मैकेनिज्म हैं, जैसे मैंने बताया कि कैमरा ट्रैप्स के माध्यम से, और लॉन्ग डिस्टेंस जो थर्मल इमेजिंग और इंफ्रारेड कैमरा उनके माध्यम से, या हम रेडियो कॉलर भी लगाते हैं। जो डिस्पर्सिंग टाइगर्स हैं उसमें रेडियो कॉलर लगाकर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये सब इसमें एक तो मॉनिटरिंग, ऐसे जो टाइगर्स हैं जो निकलने वाले हैं इनकी मॉनिटरिंग, कंपनसेशन वगैरह पेमेंट करना, उसको समय से देना, और जैसा असीम श्रीवास्तव जी ने बताया कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस उसको मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट जगह में फेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है। आबादी किससे जो लगा हुआ क्षेत्र है उसमें आप कार्निवोर प्रूफ फेंसिंग लगा दें ताकि बार बार उससे जो आना जाना है डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये सब स्टेप्स हैं जो लिए जाते हैं। जी। असीम श्रीवास्तव सर, जैसा कि ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट की बात उठाई यादव सर ने, तो चूंकि आप वहाँ के प्रमुख हैं, किसी भी तरह की कोई इस तरह की घटना ना हो तो उसका ध्यान आप किस तरह से रखते हैं, और कैसे इंसानों की आवाजाही और जो वहाँ के जो रिहायशी इलाके हैं, जो लोग हैं, कैसे वो अपने तमाम जो उनकी जिम्मेदारियां हैं और रोज़मर्रा के काम हैं और उस रास्ते से होकर वो गुजरते हैं, तो किस तरह से इसको आप अंजाम दे पाते हैं? जो हमारे ऐसे एरियाज हैं भोपाल के जहां पर टाइगर प्रेजेंस की जानकारी हमको होती है, तो हम उसको यथासंभव स्थानीय जो समुदाय है उनको कम्युनिकेट करते हैं और सचेत करते हैं कि वो किस तरह से उस एरिया का उपयोग करें और किस तरह से क्या चीजें वो ना करें। तो एक तो डूज एंड डोंट्स हो गया, और दूसरा यादव साहब ने एक बड़ी अच्छी बात उठाई कि जहां पे भी टाइगर का प्रेजेंस होता है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होना एक देर सबेर वाली घटना होती ही है। तो लकीली अभी भोपाल के परिप्रेक्ष्य में हम ये कहेंगे कि हमें कोई ह्यूमन और टाइगर के द्वारा किसी आदमी को ना घायल किया गया है, ना उसके आगे की कोई घटना हुई है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च फाइंडिंग सामने आई है कि टाइगर का जो मेन प्रे बेस है यहाँ पर वो ब्लू बुल्स है, फॉलोड बाय काउ, उसके बाद में चौसिंगा, इस तरह की स्थिति यहाँ पर है।
तो हम ये देखते हैं कि ज्यादातर जो टाइगर डिपेंडेंसी है वो वाइल्ड प्रे पे ही है। तो जो कैटल है वो उसका एक छोटा पोर्शन बना रहे हैं। और हमारे प्रदेश में एक बड़ा अच्छा लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, जिसके तहत अगर किसी भी व्यक्ति की मवेशी को कोई टाइगर या अन्य कोई मांसाहारी प्राणी मार देता है, तो उसको 30 दिन के भीतर हम लोग मुआवजा देना सुनिश्चित करते हैं। और इसके लिए बजट का असीम भी सर ऐसा एक कोई सवाल समस्या किसी भी समय नहीं होता है। असीम तो सर एक ये सवाल एक उठता बहुत है अच्छी बात है कि हम कि लोग निरंतर इसका जी, प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकरण में अनावश्यक विलंब ना हो और उसके जो मवेशी मालिक है वो सुटेबली कंपनसेट हो, ताकि उसके मन में जी, कोई जी। दुर्भावना ना हो वन्य प्राणियों के प्रति। असीम सर एक सवाल उठता है कि जैसे अभी तक बहुत अच्छी बात है कि किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई और आप लोगों ने उस तरह की व्यवस्था की है, हैबिटेशन ऐसा है कि बहुत अच्छा और सामंजस्यपूर्ण माहौल वहाँ पर मतलब कि उसके लिहाज से चल रहा है। भविष्य में कोई किसी तरह की अनहोनी ना हो, उसके लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? हमारी मॉनिटरिंग टीम टाइगर के लिए हमेशा मुस्तैद रहती है। और वो ये जहाँ पर भी कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है, तो लकीली हमारे पास वन विहार में एक रेस्क्यू स्क्वाड हमेशा अवेलेबल रहता है। जब ऐसी कोई भी परिस्थितियां होती है जहाँ टाइगर को नहीं होना चाहिए, वहां से हम लोग टाइगर को तुरंत रेस्क्यू कर लेते हैं अपने विशेषज्ञों की टीम के द्वारा। तो ऐसा कभी कभार ही होता है। अभी हाल में ही हमारे मैनेट परिसर में टाइगर ने प्रवेश किया था, तो हम लोगों ने उसको फिर ट्रैंक्विलाइज किया। और वो एक मेल टाइगर था, तो हम लोगों ने पहले तो उसको सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में रिलोकेट ट्रांसलोकेट किया। और उसके बाद आपको ये जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि उस टाइगर को फिर हमने अंततः माधव टाइगर रिजर्व में रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत वहां पर रीइंट्रोड्यूस किया। तो ये जो सरप्लस टाइगर्स हैं, जिसमें हम यथासंभव कोशिश करते हैं कि जो भी बाघ इस एरिया को जान गए हैं, समझ गए हैं और यहाँ पर उनको कैसे अपना जीवन बिताना है उसका उनको आइडिया लग चुका है, तो ऐसे टाइगर को यथासंभव मूव ना करें। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही कोई वैकेंसी क्रिएट होती है टाइगर के एरिया में, तो दूसरा कोई ना कोई टाइगर वहां पर आ जाता है। तो जी, अगर कोई नया टाइगर उसका हिस्सा बनने की कोशिश करेगा, वहां टेरिटरी बनाने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है कि उस तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इन टाइगर्स को, जिनका टेन्योर यहाँ पर लगभग स्थापित हो गया है, तो उन टाइगर्स को यथासंभव हम डिस्टर्ब ना करें। और बिल्कुल, एक बिल्कुल। और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको यहाँ होने वाली रिसर्च से मिली है कि जो हमारे नए बच्चे होते हैं वो इस एरिया को छोड़ के चले जाते हैं। उनके बदले में दूसरे टाइगर्स इस एरिया में आते हैं, कुछ समय बिताते हैं और चले जाते हैं। कुछ जो टेरिटोरियल टाइगर हो जाते हैं वो तो यहाँ पर रहते हैं, परंतु कुछ ट्रांजिएंट टाइगर्स का आवागमन लगातार इस पॉपुलेशन में बना रहता है। जी, जी। यादव सर, देश में कितने शहर या कस्बे होंगे जहां पर जो शिकारी जानवर हैं या इस तरह के एनिमल हैं, उनकी आवाजाही इन रिहायशी इलाकों में होती है? ऐसे कई टाइगर रिजर्व हैं जो बिल्कुल आबादी के पास हैं। जैसे उत्तराखंड का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, रामनगर एक शहर है जो आबादी की बिल्कुल उससे लगा हुआ है, वहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ जी, जी। क्षेत्र है उसमें ताला एक कस्बा है, वहाँ पे अक्सर टाइगर के स्ट्रेइंग की न्यूज़ आती रहती है। इसके अलावा सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे जो विलेजेस हैं आसपास में, उसमें भी बहुत फ्रिक्वेंटली टाइगर के स्ट्रेइंग की न्यूज़ आती है। इसके अलावा सवाई माधोपुर क्षेत्र जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है, या पीलीभीत जो वहाँ पे शुगर केन टाइगर्स हैं, जो आबादी खेती और इन सब की ज़मीनों से जंगल लगा हुआ है, ये हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। इसके अलावा बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में, ये सब ऐसे हैं जो कि टाइगर रिच एरियाज़ हैं। और यहाँ पे जैसे टाइगर, जैसे मैंने बताया कि डिस्पर्सिंग, जब बच्चे बड़े होते हैं तो टेरिटरी स्थापित करने के लिए आगे निकलते हैं। तो ये अक्सर यहाँ पे देखा गया है कि आबादी में टाइगर्स आते हैं, लेकिन उसके लिए चूँकि ये पहले से नोन क्षेत्र हैं, तो जो वन विभाग की टीम है वो हमेशा तैयारी में रहती है, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, ट्रंकुलाइजिंग के लिए स्पेशल रैपिड रिस्पांस टीम होती है, यदि उसे ट्रैप करके टाइगर को फिर सुरक्षित जगह में छोड़ने की व्यवस्था की। सर ये बताइए, चूँकि आप टाइगर को आपने काफ़ी करीब से देखा है, लंबे समय से आपने काम किया है, एक शहरी बस्ती में रहने के लिहाज से टाइगर ने अपने व्यवहार या बर्ताव में किस तरह के बदलाव किए हैं? नहीं, देखिए, टाइगर वैसे यानी ह्यूमन बीइंग को, यानी इंसान को अपने प्रे के रूप में कभी चिन्हित नहीं करता। एक तो पहली बात ये है, यानी इंसान से वो दूर रहने की कोशिश करता है। और कोई व्यवहार में परिवर्तन आया, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि है ये कार्निवोर।
और जब तक इसको प्रेस जो फूड है वो वाइल्ड, जैसा इन्होंने बताया कि वाइल्ड प्रे अवेलेबल है, और वो उसके बाद नीलगाय के अलावा ब्लू बुल्स के अलावा फेरल कैटल भी किल कर रहा है, तो ये एक सिचुएशन है, लेकिन इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है जी। यदि प्रे स्पीसीज़ की कमी होती है, फिर वो इधर बाहर की तरफ निकलना शुरू करते हैं, तो एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति आ सकती है। तो इसके लिए एक बहुत सावधानी की ज़रूरत है। और अदरवाइज़ टाइगर एक शाही एनिमल है, वो ह्यूमन बींग्स को या जो डिस्टर्बिंग फैक्टर्स हैं, नॉइज़ है, गाड़ियों का आना जाना है, इन सबको अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो इंसान ने भी क्या टाइगर के हिसाब से कुछ बदलाव किए हैं अपने बर्ताव में? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे असीम श्रीवास्तव साहब बता रहे हैं कि आवागमन और ये जैसे जो जानकारी यदि हो जाए कि ऐसे क्षेत्र में टाइगर का मूवमेंट है तो उसमें न जाना, जैसे जो ग्रामीण लोग हैं वो हेड लोड्स और ये चारा, जलाऊ लकड़ी, ये सब कलेक्ट करने के लिए जंगल में जाते हैं, या चरवाहे कैटल जो दूध वाले जानवर हैं उनको जंगल में ले जाते हैं। तो ऐसे समय में जब टाइगर का विचरण हो रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन ना हो। असीम श्रीवास्तव सर, चूंकि आप वहाँ पर करीब से रह करके तमाम गतिविधियों को, तमाम चीज़ों को, जो टाइगर की आवाजाही है उसको करीब से रह करके नज़र रख रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कि दोनों का, अगर मैं पूछूं तो किस तरह का बदलाव, जो बर्ताव है, बर्ताव में किस तरह का बदलाव आया है दोनों के लिए? जैसा कि मैंने आपको टाइगर के बारे में तो पहले ही बताया कि यहाँ पे जो हम अपनी साइंटिफिक स्टडी जो ऑनगोइंग है उससे हमको ये पता चला है कि टाइगर और ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो टेम्पोररीली सेपरेटेड है। मतलब समय के हिसाब से जिस समय टाइगर उस एरिया का यूज कर रहा है उस समय मानवीय गतिविधियां बहुत कम है, और जिस समय मानव उसको उपयोग कर रहा है ज्यादातर दिन के समय या शाम या सुबह के समय, उस समय बाघों की गतिविधियां काफी कम है। और इसके साथ ही साथ क्योंकि धीरे धीरे भोपाल के निवासी भी टाइगर के साथ जीना सीख रहे हैं, तो उनको हमको बहुत जल्दी सूचना देने पर वो एक जिम्मेदार व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि इस पे लगातार काम किया जाना आवश्यक है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो मोबाइल सेवी है वो तुरंत ही ऐसे अवसरों को एक फोटो अपॉर्चुनिटी के रूप में लेने लगती है। तो वैसी स्थिति में कई बार किसी दुर्घटना का अंदेशा हो सकता है। तो हमारा स्टाफ जो है वो ऐसे समय पे, ऐसे मौकों पर उस स्थल पे पहुंच के और यथासंभव ऑर्डर स्थापित करने की कोशिश करता है, ताकि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स की गुंजाइश ना बने। तो दोनों ही स्तर पर बाघ तो अपने प्राकृतिक व्यवहार से अपनी सुरक्षा का काम कर रहा है, और ह्यूमन जो है वो अपने ज्ञान और उसको जो अन्य इंद्रियां प्राप्त हुई हैं उसके माध्यम से इनके साथ रहने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये एक प्रकार का, जैसा कि आपने शुरू में भी बताया, एक यूनिक टाइप का एक इकोसिस्टम यहाँ पे बन गया है, जहाँ पर बाघ बहुत क्लोज नेबरहुड में आदमियों के साथ निवास कर रहा है। तो इसकी चुनौतियां हैं, जैसे यादव साहब बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं कि हम ये मान के नहीं चल सकते कि अगर अभी तक कोई ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए हैं इस तरह के, तो भविष्य में उसकी घटने की संभावना नहीं है। ये एक सतत जागरूक रह के और लगातार परिस्थितियों पे नजर रखने वाली बात है, जो हमारा स्टाफ हर तरीके से कर रहा है। अब नई नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, और हम इस बात पे भी विचार कर रहे हैं कि चूंकि ये टाइगर अभी तक हम कैमरा ट्रैप मेथड लगा करके उनका ही मूवमेंट को वो कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन जल्दी हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ टाइगर्स को रेडियो कॉलर करके उनके मूवमेंट पैटर्न को जानने की आवश्यकता है, ताकि हम ना केवल टाइगर की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, बल्कि उनके मूवमेंट के कारण अगर किसी मानव के जान पर कोई भी किसी भी प्रकार का खतरा हो तो उसको हम समय रहते जान के और उन तक वो सूचना पहुंचाएं और ऐसी किसी भी दुर्घटना को होने से बचा सकें। यादव सर, चूँकि आखिरी सवाल ये है, जब चूँकि आप NTCA से हैं, आपको लगता नहीं है कि उस पूरे इलाके को एक टाइगर रिजर्व में तब्दील कर दिया जाए? जी, मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2008 में ही टाइगर प्रेजेंस के आधार पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने मध्य प्रदेश सरकार को ये सुझाव दिया था कि रातापानी को पूरे एक टाइगर रिजर्व के रूप में यदि नोटिफाई कर दिया जाए तो इसका जो प्रबंधन है, जो टाइगर कंजर्वेशन की गाइडलाइंस है उसके अनुसार हो सकेगा। तो एक वो अपेक्षित है, लेकिन निश्चित रूप से यदि इसे टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई कर दिया जाता है तो केंद्र सरकार के द्वारा इसमें अधिक सहायता दी जा सकती है। NTCA का सीधा एक सुपरविज़न हो सकता है, और जो टाइगर प्रबंधन
और बेहतर ढंग से इसमें किया जा सकता है। असीम श्रीवास्तव सर, आपको लगता है कि टाइगर रिजर्व अगर ये बन जाए तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी? बहुत शॉर्ट में प्लीज। यादव साहब ने बताया कि जो हमारी ब्रीडिंग पॉपुलेशन, मेजर ब्रीडिंग पॉपुलेशन जो है वो रातापानी एरिया में कंसंट्रेटेड है, और वो बिल्कुल एक सही क्षेत्र है जिसको टाइगर रिजर्व घोषित करने का काम किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो हाल में सेंसस हुआ है वहां पे हमें 56 टाइगर्स का इंडिविजुअल टाइगर्स का फोटो आइडेंटिफिकेशन हुआ है। तो इससे ये हमें पता तो चल रहा है कि ये काफी अच्छी ब्रीडिंग पॉपुलेशन है और थ्राइविंग पॉपुलेशन है, क्योंकि ओवर द इयर्स नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये दिस इज वेरी फिट एरिया टू बी डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व, बट इट मे टेक सम टाइम, बट डेफिनेटली सूनर और लेटर मुझे लगता है कि ये टाइगर रिजर्व बनने का रास्ते पे है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोग ने इस चर्चा में भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया के कई बड़े शहरों में जंगली जानवरों की आवाजाही रहती है, फिर चाहे वो न्यूयॉर्क में माउंटेन लॉयन और कायोटी हो या मुंबई में घूमते तेंदुए, लेकिन किसी भी शहर में बाघ जैसा प्रमुख शिकारी जानवर नहीं देखा गया। भोपाल में बाघ का रहना एक सुखद आश्चर्य है, लेकिन भोपाल में बाघ तभी तक रह सकेगा जब तक इंसान चाहे, क्योंकि बाघ का वजूद इंसान की चाहत पर टिका है। मनुष्य को यदि स्वस्थ और जीने योग्य पर्यावरण चाहिए तो उसे बाघ की अहमियत को समझना होगा, क्योंकि बाघ है तो जंगल है और जंगल हैं तो हम हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी।